हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ चैनल। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर 3 हमारे ईवीएस का चैप्टर 2 पॉपुलेशन एंड एमर्जिंग इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट। आज जो टॉपिक हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे लास्ट सेशन के बाद वो है कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा तो मैंने कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ आपको करवाया था, लेकिन वो ओवरऑल वर्ल्ड में क्यों उसका रीज़न था वो हमने देखा था। आज जो हम देखने वाले हैं स्पेसिफिकली इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ के रीजंस क्या है वो हम देखेंगे। ओके, अब 2011 में जो पॉपुलेशन की स्टडी हुई थी बच्चों, अकॉर्डिंग टू इंडियन सेंसस, यानी कि जो पॉपुलेशन की स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं इंडियन सेंसस। 2011 के तहत पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज this was the population of India. Now India is the second most populous country, second only to China. That means India जो है दूसरे नंबर पर आता है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? चाइना है। सेकंड पर कौन है? हमारा इंडिया है। Several studies have projected that India will be the world's most populous country by the year 2025, यानी कि 2025 तक ऐसा एक्सपेक्टेशंस, ऐसी स्टडी की गई है, प्रेडिक्शन किया गया है कि इंडिया जो है चाइना को बीट करके पॉपुलेशन में नंबर 1 पर आ जाएगा। It is estimated that population of India will stabilize only by 2050, और ऐसा एस्टिमेशन दिया गया है कि इंडिया का पॉपुलेशन स्टेबल कभी होगा, स्थिर कभी होगा, ये जो बढ़ना है वो कब कम होगा? 2050 तक कहीं ना कहीं हमारा पॉपुलेशन जो है वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। Some of the most important causes of population growth in India are as follows, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे कौन से ऐसे सारे रीजन है जिसकी वजह से हमारी कंट्री में पॉपुलेशन के ग्रोथ जो है वो बढ़ती जा रही है। वाइडनिंग गैप बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में जो गैप है ना, ये बहुत ही वाइडन है, बहुत बड़ा गैप है। किसके बीच में? बर्थ रेट्स के बीच में और डेथ रेट्स के बीच में। While the birth rate in India, which was 42 per thousand in 1951 to 61, decreased to 24.8 thousand in 2011, country has seen its decadal death rate declines to 8.5। यानी कि बच्चों यहाँ पर दिया है कि किस तरीके से बर्थ रेट एक स्पेसिफिक ईयर से लेकर दूसरे स्पेसिफिक ईयर के साथ कंपैरिजन किया गया है और बताया गया है कि बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो किस तरीके से क्या हुआ है? इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन हुआ है 8.5% से फ्रॉम 42.6%। यहाँ से इस साल में अगर हम देखें 1901 से 1911 में देखें तो 8.5% डिक्लाइनिंग है डेथ रेट, 42.6% डिक्लाइन हुआ है डेथ रेट एज कंपेयर टू 2001 एंड 2011, जहां पर डिक्लाइनिंग रेट सिर्फ और सिर्फ 8.5% था। Since the death rate has also gone down sharply, the birth rates are still much higher. Birth rate अभी भी क्या है? बढ़ रहे हैं। Death rate बच्चों अगर घटेगा ना तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, अगर बहुत ह्यूज अमाउंट में अगर कम हो रहा है, जैसे 50%, 60%, 70%, 80% तक जा रहा है, तो डेफिनेटली डेथ रेट अगर बढ़ते जा रहा है यानी कि ज़्यादा लोग मरे तो पॉपुलेशन क्या होने वाला है? उससे कम होने ही वाला है। लेकिन यहाँ पर अगर उसका परसेंटेज कम होता है, जैसे कि 8.5% है या 2% या 3% लोगों का डेथ रेट हो जाता है, डेथ रेट डिक्लाइनिंग रेशियो अगर रहेगा तो पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है, बर्थ रेट तो अपनी गति से बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन डेथ रेट जो है बच्चों वो क्या हो रहा है? डेथ रेट जो है वो डिक्लाइनिंग ही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्पीड में डिक्लाइन नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा रीज़न है किस चीज़ के लिए? हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। Then the death rates, the population has tended to grow very fast in India। और क्योंकि बर्थ रेट जो है वो हायर है, वो बढ़ते जा रहे हैं, डेथ रेट के कंपैरिजन में पॉपुलेशन जो है वो ग्रो करता ही रहेगा। नेक्स्ट, अर्ली मैरिजेस। इवन दो लीगली द मैरिजेबल एज ऑफ अ फीमेल चाइल्ड इज 18 ईयर्स। ये हमें अच्छे से पता है कि लीगली अगर देखा जाए तो एक लड़की की उम्र क्या होनी चाहिए शादी के लिए? 18 साल की। लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स आर मैरिड ऑफ एट एन अर्लियर एज, लेकिन बावजूद इसके क्या होता है? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी शादी 18 से भी कम एज में जो है वो करवा दी जाती है। दिस प्रोलॉन्ग्स द फर्टिलिटी एज। तो ये एक ऐसी एज है जहाँ पर फर्टिलिटी एज होती है। फर्टिलिटी एज का मतलब होता है चाइल्ड बेरिंग एज, वो एज में जो है ज़्यादा नंबर ऑफ चिल्ड्रंस प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, रिजल्टिंग इन मोर चाइल्ड बर्थ्स। और यही एक रीज़न है कि लोग जो है अर्ली मैरिज करवा लेते हैं और उसकी वजह से क्या करते हैं? फर्टिलिटी एज है तो अभी के अभी हो सके उतने ज़्यादा चाइल्ड को प्रोड्यूस करवा लो, इस वजह से बर्थ रेट और ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। बर्थ रेट बढ़ते जाएगा तो डेफिनेटली क्या होगा बच्चों? बर्थ रेट बढ़ने की वजह से पॉपुलेशन में भी इंक्रीज होगा।
मैरिज एट अनराइप एज ऑल्सो लीड्स टू हाई मोर्टेलिटी रेट ऑफ इन्फेंट्स। अब इसके साथ साथ याद रखना, इतनी जो टेंडर एज में, इतनी कम एज में जो हम बच्चों की शादी तो करवा देते हैं, भले उनकी फर्टिलिटी एज है, लेकिन फर्टिलिटी होने के बावजूद में बॉडी में उतनी ताकत तो हो रह जानी चाहिए ना बाद में कि उसको बेरेबल हो, बर्दाश्त कर सके। उस वजह से मोर्टेलिटी रेट ऑफ इन्फेंट्स जो है वो भी क्या होता है, वो भी बढ़ते जाता है। यानी 18 ईयर्स के नीचे जो बच्चियाँ रहती है, अगर वो प्रेग्नेंट होती है, वो बच्चे पैदा करने लग जाती है, कहीं ना कहीं वो बच्चे इतने ज़्यादा हेल्दी और नरिश्ड नहीं रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उन इन्फेंट का मोर्टेलिटी रेट जो है, वो डेथ रेट जो है वो क्या होगा, हमेशा हायर होगा, वो भी हमेशा बढ़ता जाएगा। ये भी एक रीज़न है हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ का। नेक्स्ट, लैक ऑफ एजुकेशन। अब क्योंकि लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से उनकी जो एक मेंटालिटी होती है बच्चों, उसका भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। Okay, the failure of family planning is directly related to large scale illiteracy। अब फैमिली प्लानिंग इसलिए भी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, तो उनके लिए तो ये फैमिली प्लानिंग जैसे टर्म्स तो बिल्कुल समझ के बाहर है उनके। क्यों भाई, हमने फैमिली प्लानिंग कुछ नहीं सुना है, हमारे में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि फैमिली को प्लान करके चलो, हमें प्रोड्यूस करना है, हम अपना प्रोडक्शन जो है वो जारी रखने वाले हैं। इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अर्ली एज ऑफ मैरिज, जिसकी वजह से क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, लोगों के अंदर आज भी जहालत है, इस वजह से लोग क्या करते हैं, अर्ली एज में, कम एज में जो है वो बच्चों की शादी करवा देते हैं। लो स्टेटस ऑफ वुमेन, औरतों का जो स्टेटस है वो कम है सोसाइटी में। हाई चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, बच्चों की जो डेथ रेट है वो बढ़ते जाती है, क्योंकि कम एज में शादी करवा दोगे तो कहीं ना कहीं इन्फेंट मोर्टेलिटी बढ़ेगी। इन्फेंट मोर्टेलिटी बढ़ेगी तो अपने आप क्या करोगे, और चाइल्ड प्रोड्यूस करना शुरू कर दोगे। Mentioned above, illiteracy and ignorance of the uneducated families makes them least aware of the various ways to control population। कहीं ना कहीं illiteracy की वजह से उनको आइडिया नहीं होता है कि किस तरीके से हमारे population को कंट्रोल किया जाना चाहिए। Usage of contraceptives and birth control measures, और इसी के साथ साथ contraceptives जो होते हैं, जो लिया जाता है when you are not planning your pregnancy, तो डेफिनेटली कुछ दवाइयाँ होती है जो आपको खानी होती है। अगर आप वो contraceptives नहीं लेते हो, जिसको बर्थ कंट्रोल मेजर्स बोला जाता है, तो अल्टीमेटली पॉपुलेशन ग्रो जो है वो करने ही वाला है। एजुकेशन मेक्स अ पर्सन लिबरल। पढ़े लिखे रहते हो तो आप लिबरल होते हो, थोड़े से फ्री होते हो, थोड़े से ब्रॉड माइंडेड होते हो, न्यू आइडियाज़ की तरफ ध्यान देते हो, और आप रैशनली भी सोचते हो। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हो, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते हो, आप रैशनली हर किसी के बारे में सोचते हो और वो डिसीजन लेते हो जो आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए सही होगा। If both men and women are educated, they will easily understand the logic of planning their family। इसी के साथ साथ बोला जा रहा है बच्चों कि अगर एक फैमिली में अगर दोनों ही कपल्स एजुकेटेड हो, तो दोनों के अंदर ही ये एक समझदारी आ जाती है अपने आप कि हाँ भाई, हमको जो है वो फैमिली अपनी प्लान करके चलनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली महंगाई है, बजट देखना है, फैमिली को देखना है, सब कुछ देखना है, तो हमें हर एक चीज़ को देख कर चलना है आगे। तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत सोच समझ कर चलते हैं व्हेन इट कम्स टू फैमिली प्लानिंग। नेक्स्ट जो है हमारा वो है रिलीजियस रीजंस। द पीपल हु आर कंजर्वेटिव एंड ऑर्थोडॉक्स, वो लोग जो कंजर्वेटिव होते हैं और ऑर्थोडॉक्स होते हैं, पुराने ख्याल के होते हैं, वो हमेशा फैमिली प्लानिंग को इग्नोर करेंगे। वो सोचेंगे ये सब क्या है, फैमिली प्लानिंग जैसी चीज़ें हमारे रिलीजन में तो भाई नहीं सोची जाती है। Women in such families are not allowed to take part in family planning because they are not supposed to go against the wishes of God। अब ऐसा बोला जाता है कि भाई तुम ऊपर वाले के अगेंस्ट मत जाओ, ऊपर वाला है ना, वही तो दे रहा है तुमको संतान, तो तुम क्यों मना कर रहे हो, तुम क्यों रोक रहे हो, फैमिली प्लानिंग वो सब मत करो। अगर तुमको ऊपर वाले की तरफ से मिलते जा रहा है, गॉड गिफ्ट है, तो भाई तुम पैदा करते जाओ बच्चों को। There are also women who argue that children are born with God's will and women are destined to give birth to children। अब ना कि सिर्फ फैमिली ऐसा सोचती है, कई बार कई औरतें भी होती है जो ऐसा सोचती है कि भाई ऊपर वाला है, वो मुझे देने के लिए तैयार है, तो आप मुझे क्यों रोक रहे हो इन चीज़ों से, राइट। तो वो भी इस चीज़ों का हिस्सा जो है वो बन जाती है। रिलीजियस रीजंस हो गई है, जहाँ पर आप मानते हो कि हमारा रिलीजन में भाई अलाउ है, हम तो क्या करेंगे, प्रोडक्शन अपना जारी रखेंगे। नेक्स्ट, पावर्टी। Poverty is another reason for the increase in population in our country. Many poor parents have a notion that more the number of children in the family, more the working hands to increase their incomes। Basically, जो गरीब होते हैं उनका सोचना क्या होता है कि भाई जाने दो, आज नहीं तो कल, आज हम गरीब है ठीक है, कल जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा हाथ होंगे हमारे पास हमको कमाकर खिलाने के लिए। तो पॉवर्टी भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। एमर्जिंग इशूज़ ऑफ डेवलपमेंट। ओके, नाउ बेसिकली ये यहाँ पर ऐसे ही टाइप होकर आ गया है,
So do not consider this. Next, problem of illegal migration. Last but not the least, we cannot ignore the fact that illegal migration is continuously taking place from Bangladesh, Nepal, leading to increased population density. अब इसी के साथ साथ बच्चों हम इस फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, माइग्रेशन की वजह से लोग दूसरे कंट्री से भी शिफ्ट होकर हमारी कंट्री में आए, जैसे बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, यहाँ से भी लोग शिफ्ट होकर हमारी कंट्री में आ रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी जो पॉपुलेशन है हमारा वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। नाउ देर आर सम अदर फैक्टर्स जो कि पॉपुलेशन की डेंसिटी के इंक्रीज होने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जियोग्राफिक, इकोनॉमिक फैक्टर्स और हिस्टोरिकल एंड सोशल फैक्टर्स। तो ये 3 फैक्टर्स है जो हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के बारे में। सबसे पहला आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट एक बहुत ही डोमिनेंट फैक्टर हो जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए। इट एक्सर्ट्स इटसेल्फ थ्रू टेम्परेचर एंड रेनफॉल कंडीशंस। इसी के साथ साथ टेम्परेचर एंड रेनफॉल कंडीशंस। अब आप बोलोगे मैम क्लाइमेट का पॉपुलेशन से क्या लेना देना है, तो डेफिनेटली लेना देना है। उसके अंदर के कुछ सब पॉइंट्स है जो हम देखेंगे। सबसे पहला है एरियाज ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट मेक ह्यूमन लाइफ डिफिकल्ट एंड पॉपुलेशन डेंसिटी रिमेन्स लो, दैट इज 2 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। अब ऐसे एरियाज जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, जैसे पोलार एरियाज हो गए, इक्वेटोरियल आइलैंड्स हो गए या हॉट डेजर्ट्स एरिया हो गए, तो ऐसी जगहों पर तो सर्वाइव करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। तो लोग वहाँ पर थोड़ी रहने वाले, वहाँ से शिफ्ट होकर कहीं और तो चले ही जाएंगे ना, राइट। अब ऐसी जगहों पर देखो जहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। वहाँ पर ऐसे एरियाज में पॉपुलेशन जो है वो कम होगा, इसीलिए वहां पर सिर्फ 2 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर लोग जो है वो रहेंगे। हर 2-2 स्क्वायर किलोमीटर के बाद 2-2 लोग ही आपको मिलेंगे, उससे ज़्यादा लोग आपको नहीं देखने मिलेंगे। अब इसी के अंदर सब पॉइंट्स हैं आपके पोलार एरियाज में। नाउ एरिया, पोलार एरियाज जहां हम अगर बात करें अलास्का की और ग्रीनलैंड की, वे टेम्परेचर रिमेन्स लो ऑल द ईयर, ग्राउंड एंड सब्स ऑयल फ्रीज इन द विंटर। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमेशा ठंडी पड़ी रहती है, टेम्परेचर हमेशा लो में रहेगा, माइनस में रहेगा, हर एक चीज़ें फ्रीज होकर रहती है यहाँ पर। बीइंग वेरी कोल्ड दे हैव अ वेरी शॉर्ट ग्रोइंग सीजन विच मेक्स एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल। भाई ऐसी जगहों पर कैसे रह सकते हैं, यहाँ पर तो एग्रीकल्चर पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमेशा फ्रीजिंग रहती है। तो यहाँ पर 2 ही ऑप्शन होते हैं, हंटिंग एंड फिशिंग आर द ओनली ऑक्यूपेशंस दैट कैन बी प्रैक्टिस्ड, दे कैन सपोर्ट अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। सो बेसिकली यहाँ पर बहुत ही कम पॉपुलेशन जाकर रहता है, और उसी के साथ साथ इनके पास खाने पीने का ऑप्शन एग्रीकल्चर तो नहीं बच जाता है, तो रह जाता है हंटिंग और फिशिंग। तो ये 2 ही चीज़ों के जरिए वो लोग वहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हॉट डेजर्ट्स के बारे में। हॉट डेजर्ट्स लाइक सहारा, थार, कलहारी हैव एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। तो ऐसी जगहों पर हमेशा डेजर्ट एरिया में बच्चों हॉट और ड्राई क्लाइमेट होता है। नीदर वेजिटेशन नॉर क्रॉप्स कैन ग्रो। अब यहाँ पर ना तो आप कुछ सब्जी उगा सकते हो, कोई वेजिटेशन नहीं कर सकते हो, किसी तरीके का क्रॉप्स कल्टीवेट जो है वो नहीं कर सकते हो। Shortage of natural vegetation restricts grazing of animals to nomadic herding, with tribals moving from place to place in search of water. अब इसकी वजह से, क्योंकि वेजिटेशन जो है उसकी शॉर्टेज है, तो इसकी वजह से एनिमल ग्रेजिंग भी पॉसिबल है ही नहीं, वहाँ पर घास ही नहीं है, वेजिटेशन है ही नहीं, तो लोग वहाँ पर जानवर भी क्या खाएंगे। तो ऐसी जगहों पर क्या होता है, जो नोमैडिक लोग होते हैं, जो जंगलों में रहने वाले लोग होते हैं, ये अपने जानवरों के साथ लेकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं कि भाई हम तो यहाँ सर्वाइव ही नहीं कर सकते, तो हमें एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट होना होगा, शिफ्ट होना पड़ेगा और वहाँ जाकर रहना पड़ेगा। Only oasis attract some human settlements. So basically ये होता है हमारा hot desert area. Next is talking about our equatorial lands. Equatorial lands like Congo Basin in Africa and Amazon lowlands in South America are too wet due to heavy rainfall all the year. अब equatorial lands ऐसी जगह है जहाँ पर हमेशा जो है वो wet रहता है वो एरिया। क्यों? क्योंकि heavy rainfall जो है पूरे साल वहाँ पर होते रहते हैं। They also remain very hot all the year, और वहाँ पर हमेशा गर्मी भी होती है। Being near equator, क्योंकि इक्वेटर के करीब है, नज़दीक है, इसलिए। They are densely forested due to high temperature and rainfall, और हमेशा वहाँ पर क्या होता है, फॉरेस्ट ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमेशा हाई रेनफॉल और टेम्परेचर जो है वहाँ पर ज़्यादा होता है। एग्रीकल्चर इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। अब ऐसी जगह पर जहाँ पर इतना हॉट क्लाइमेट है, एग्रीकल्चर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। Primitive tribes engage in shifting or slash and burn agriculture besides fishing and hunting. These occupations can support low densities of population. तो ऐसे एरिया में हमेशा पॉपुलेशन की डेंसिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर वहाँ पर थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, तो कुछ और हंटिंग जैसे ऑप्शंस जो होते हैं वो उनको उसके ऊपर रिलाई करना पड़ता है।
नेक्स्ट होता है एरियाज ऑफ मॉडरेट क्लाइमेट। अब ऐसा क्लाइमेट जहां पर टेम्परेट फाउंड इन द टेम्परेट लैटिट्यूड्स हैव अ लॉन्ग ग्रोइंग सीजन सो दैट एग्रीकल्चर इज वेल डेवलप। ऐसी जगह पर एग्रीकल्चर जो है अच्छा खासा डेवलप होता है। मोर देन वन क्रॉप इज ग्रोन इन अ ईयर थ्रू मल्टीपल क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। कूल टेम्परेट क्लाइमेट, यहाँ पर टेम्परेचर जो है क्लाइमेट जो है थोड़ा कूल होता है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट एंड मानसून क्लाइमेट सपोर्ट हाई डेंसिटीज ऑफ 300 to 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर ड्यू टू इंटेंसिव एग्रीकल्चर मेड पॉसिबल बाय फेवरेबल टेम्परेचर एंड रेनफॉल कंडीशंस। सो बेसिकली यहाँ पर जहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट होता है बच्चों, वहाँ पर थोड़ा सा एग्रीकल्चर भी पॉसिबल होता है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट भी है यहाँ पर, जहाँ पर अगर आप देखो तो हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मिलेंगे, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर आपको 300 से 400 लोग जो है वहां पर रहने वाले मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है विच वॉज मेड पॉसिबल बाय फेवरेबल टेम्परेचर एंड रेनफॉल कंडीशंस, यानी कि यहाँ पर हमारा टेम्परेचर और हमारी रेनफॉल दोनों ही हम पर क्या है, मेहरबान है। इसकी वजह से ऐसे एरिया में सर्वाइव करना थोड़ा सा आसान होता है एज कंपेयर टू योर पोलार एरियाज, हॉट डेजर्ट एरियाज और योर इक्वेटोरियल लैंड्स। So next that we have is relief and altitude also determines population densities. So basically mountainous areas are at a greater altitude. Mountain areas जो होते हैं वहाँ पर altitude जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और cold climate भी होता है with rugged relief with a thin soil cover. There is a lack of level land for farming. यहाँ पर जो land होता है वो एक level में नहीं होता है बिल्कुल भी। relief basically बच्चों, जब मैंने आपको पहले lecture में अपने diagrams बताए थे उसमें मैंने आपको समझाया था कि mountains क्या होते हैं, plains क्या होते हैं, हम relief किसको बोलते हैं। तो जो माउंटेन एरिया होता है वहाँ पर एल्टीट्यूड हाई होता है तो थोड़ा सा कोल्ड क्लाइमेट हमको वहाँ देखने को मिलता है। Himalayan regions, Alps, rock and mountains remains thinly populated. Low-lying plains, West European plain and Ganga plain provide level and fertile land for agricultural development. तो जो ये ऐसे माउंटेन वाले एरिया होते हैं वहाँ पर जो लोगों का पॉपुलेशन है वो कम होता है, लेकिन जो लो लाइंग एरिया होते हैं, जो प्लेन्स होते हैं, बेसिकली हमने इस तरीके का कुछ देखा था। तो ये जो प्लेन वाला एरिया होता है बच्चों, प्लेन पे क्या होता है, पॉपुलेशन थोड़ा होता है, वहाँ पर लैंड भी हमको मिलता है एग्रीकल्चर के लिए। इंटेंसिव एग्रीकल्चर नॉट ओनली प्रोवाइड्स क्वांटिटीज ऑफ फूड बट ऑल्सो रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज। अब ये जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है यहाँ पर सिर्फ क्रॉप्स आपको नहीं मिलेंगे, इसके साथ साथ फूड के साथ साथ आपको क्या मिलता है, रॉ मटेरियल्स भी मिलता है जो इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉटन जो है वो आप इंडस्ट्रीज को दे सकते हो कॉटन के क्लोथ्स या मटेरियल्स को बनाने के लिए। प्लेन्स आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड, और जो प्लेन्स एरिया होते हैं वहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होता है लोगों का। नेक्स्ट वी हैव इज मिनरल वेल्थ। Mineral wealth also has immense power to attract population because it supports industrialization. जहाँ पर mineral wealth होता है वहाँ पर भी population ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि mineral wealth की वजह से industrialization possible होता है। Areas with coal, petroleum and other minerals attract densities, that is Damodar Valley, Ruhr Basin in India and Germany respectively. Oil wealth in the Middle East countries is an ideal example to show that mine can attract population even in areas of extreme desert climate. अब अगर हम जानते हैं बच्चों तो एरियाज जो होते हैं जहाँ पर कोल और पेट्रोलियम जो है मिलेगा, मिनरल्स अट्रैक्ट डेंसिटीज, यानी कि यहाँ पर भी पॉपुलेशन जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिया है दामोदर वैली और रूर बेसिन, जो कि इंडिया एंड जर्मनी में आपको देखने मिलता है रिस्पेक्टिवली। यानी कि दामोदर वैली इंडिया में है, रूर बेसिन जो है वो जर्मनी में है। ऑयल वेल्थ जहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है, मिडल ईस्ट कंट्रीज में ऑयल वेल्थ होता है। यहाँ पर माइनिंग ज़्यादा होती है, तो माइनिंग वर्क की वजह से अगर आप देखो तो यहाँ पर क्योंकि पे स्ट्रक्चर अच्छा मिलता है इसलिए लोग ऐसी जगहों पर जाकर काम करने भी तैयार होते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी लोग जाते हैं, ऐसे डेजर्ट वाले क्लाइमेट में भी जाते हैं लोग काम करने के लिए। तो दीज वे सम ऑफ द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। Now moving ahead with the economic factors. Economic factors says that agricultural development in the Nile Valley of Egypt, Ganga Plain of India and Southeast Asian island is responsible for high densities up to 200 persons per square kilometer. तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट नाइल वैली ऑफ इजिप्ट के बारे में बताया गया है, गंगा प्लेन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है, जहाँ पर पॉपुलेशन की डेंसिटी हाई है, यानी कि 200 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। दीज एरियाज, ये ऐसे एरियाज है जहाँ पर फर्टाइल सॉइल्स देखने मिलेंगे आपको, पानी की क्वांटिटी अच्छे से अवेलेबल है, फ्लैट और लेवल लैंड मिलेंगे आपको एग्रीकल्चर के लिए, बिसाइड्स सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए भी आपको सूटेबल ना कि सिर्फ लैंड मिलता है, उसके साथ क्लाइमेट भी मिलता है। तो ऐसी जगहों पर डेफिनेटली लोग जाकर प्रेफर करते हैं रहना।
नेक्स्ट आता है हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, जहां पर हम बात करते हैं यूके की, फ्रांस की, वेस्ट जर्मन, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज लाइक यूएसए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई डेंसिटीज। इन कंट्रीज में क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन की डेंसिटी भी थोड़ी हाई होती है। The concentration of employment opportunities in industries which attracts people move in from other areas and results in high density। अब यहाँ पर ये पॉपुलेशन क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर, तो लोग चाहिए काम करने के लिए। अब हमारी अपनी कंट्री में उतने लोग नहीं है तो हम बाहर के कंट्री के लोगों को ऑफर करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लोग जब बाहर से हमारी कंट्री में आते काम करने के लिए, अल्टीमेटली हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो वहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। Next we have is urban areas. Urban areas are very densely populated while rural areas have low density। अब अगर हम urban area की बात करें तो यहाँ पर densely populated होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा population होता है urban areas में। rural की बात करें तो compared to urban वहाँ पर density जो है वो low होती है। Big cities like London, New York, Tokyo, Mumbai and Calcutta have very high densities बिकॉज दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हायर वेजेस। अब ये जो सिटीज़ है, बड़ी बड़ी शहर है जैसे कि लंदन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, मुंबई हो गया, कैलकाता हो गया, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है, ज़्यादा वेजेस मिल रही है, यहाँ पर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ मिलती है, यहाँ पर एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ मिलती है। कहीं ना कहीं ये एक रीज़न है कि यहाँ पर पॉपुलेशन की डेंसिटी हमेशा हाई होगी। Skilled and qualified people prefer to settle in cities. Even unskilled workers are driven to cities due to limited opportunities in villages। अब ना कि सिर्फ skilled और qualified लोग यहाँ पर आते हैं, जो unskilled labor भी होते हैं, जो कम पढ़े लिखे होंगे, वो भी यहाँ पर आकर कोई ना कोई काम की तलाश में यहाँ आ जाते हैं रहने। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न है कि क्यों अर्बन एरिया का पॉपुलेशन जो है वो डेंसिटी जो है वो उसकी हाई रहती है। नेक्स्ट है हमारा लाइफ स्टॉक रेयरिंग इन द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ टेम्परेट लैटिट्यूड्स, दैट इज प्रेरी इन नॉर्थ अमेरिका, स्टेपीज इन रशिया, पैम्पास इन अर्जेंटीना, डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेल एंड न्यूजीलैंड सपोर्ट मॉडरेट डेंसिटीज ऑफ पॉपुलेशन। तो लाइफ स्टॉक रेयरिंग जो है यहाँ पर मॉडरेट डेंसिटी रहेगा, यानी कि हाई भी नहीं है, लो भी नहीं है, एवरेज है, मॉडरेट पर है। Production of cereal that is wheat under extensive farming is also responsible for moderate densities। अब क्योंकि moderate density है तो कहीं ना कहीं जो wheat है उसका production भी क्या है, extensive farming के अंदर इसका भी production जो है वो ज़्यादा होता है। तो these are some of the economical factors। Now the last factor that we have is historical and social factor। हिस्टोरिकल और सोशल फैक्टर बेसिकली यहाँ हमारी बात हो जाती है थोड़ी हमारी हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन की, और थोड़ी हमें हमारी सोसाइटल जो सोच है उसके बारे में हम बात करेंगे। A long history of civilization or early beginning of settlement also contributes to high population densities। यानी कि जब civilization शुरू हो गया तो वहाँ से अगर हम बात करते चले तो कहीं ना कहीं वो भी एक एरा था जहाँ पर population कम था, लेकिन धीरे धीरे उस एरा के बाद जब industrialization आने लगा उसके बाद हमारा population का density increase हो गया। Due to early start and long history of civilization, population continues to grow and densities become high with time। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन आता गया, तो पॉपुलेशन क्या हो गया, बढ़ता गया। एग्जाम्पल नाइल वैली एंड इंडस वैली, whereas southern continents like Australia which were occupied much later have lower population densities। अगर नाइल वैली और इंडस वैली की बात करें तो जब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन चालू हुआ उसके बाद से हमारा पॉपुलेशन ग्रो करने लगा। अगर हम बात करें सदर्न कॉन्टिनेंट की, जहाँ पर आती है बात ऑस्ट्रेलिया की, जो बहुत ही बाद में आना शुरू हो गया, तो यहाँ पर पॉपुलेशन की डेंसिटी जो है वो क्या है, आज भी कम है। अब बात करेंगे हमारे सोशल फैक्टर्स में, जहाँ पर हम बात करते हैं हमारे सोशल कस्टम्स की और ट्रेडिशंस की। हमारी जो सामाजिक प्रथा है वो आती है यहाँ पर। लार्ज फैमिलीज और अर्ली मैरिजेस इन एशियन कंट्रीज़, ये हमारी कंट्रीज़ में आज भी हमको देखने मिलता है। एशियन कंट्रीज़ में फैमिली बड़ी होती है और कम एज में ही क्या होती है, शादी जो है वो करवा दी जाती है। चाइना, जापान एंड इंडिया, दीज आर दी फेमस एशियन कंट्रीज़ जहाँ पर आपको पॉपुलेशन डेंसिटी हमेशा हाई मिलेगा। Sweden, Finland and Switzerland have low densities due to practice of small families and late marriages। अब ये तीन ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर आपको पॉपुलेशन इसलिए भी कम मिलेगा क्योंकि यहाँ पर इनका जो कस्टम है थोड़ा सा सोसाइटी का वो अलग है। इनके सोशल कस्टम्स है, स्मॉल फैमिली के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं और दे प्रेफर ऑल्सो लेट मैरिजेस, यानी अर्ली मैरिज कॉन्सेप्ट इन कंट्रीज में नहीं होता है। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न कि क्यों यहाँ पर जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो लो है और क्यों इंडिया, चाइना और जापान में ज़्यादा है। तो दीज वे सम of the factors which were responsible for the growth of population in our country। The next topic that we are going to continue is some of the measures that we are supposed to take to control the population growth, जो हमारे lecture 4 का हिस्सा होगा। Till then stay tuned to our lectures। Thank you very much।